चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की 9वीं क्लास, ITI सेकेंड ईयर जो कि क्लास है हमारी 9वीं क्लास, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है टारगेट ITI एग्जाम 2023। और इस चैनल से ज़्यादा अधिक जानकारी पाने के लिए आप www.globaliti.org पर जा करके फ्री मार्क टेस्ट और PDF इस क्लास की पा सकते हैं। आप चलते हैं हम लोग आज की पहली क्लास, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, उसकी ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इन DC शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल आर इंटरचेंज। क्या होगा DC शंट मोटर में, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में परिवर्तित कर दिए। बोल रहा है कि उसके सप्लाई टर्मिनल को हम इंटरचेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आंसर की ओर देखते हैं। रन इन स्लो स्पीड, रन इन हाई स्पीड, रन इन द सेम डायरेक्शन, रन इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इन DC शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल। बोल रहा देखो सप्लाई टर्मिनल की बात किया है, बस यही चीज देना कि टर्मिनल कौन से बोला, सप्लाई टर्मिनल। सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज कर देंगे, क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा जो फेज सीक्वेंस होता है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होता है मोटर को चलाने के लिए। 120 डिग्री जैसे फेज शिफ्ट है, 3 फेज की मोटर है हमारी, तो उसमें जब 120 से फेज शिफ्ट है तो तीनों हमारे जो RYB हैं, रेड येलो ब्लू, तो उनका फेज शिफ्ट 120 होता है। अगर उनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, मैग्नेटिक जो फील्ड हमारी जब सप्लाई आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट एक दूसरे को जो है सुपर इम्पोज कर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाएगा, जितना चाहिए ना उतना फ्लक्स मिल पाएगा। तो हमारी मोटर क्या होगी, स्लो स्पीड में घूमने लगेगी, उतने RPM नहीं बनाएगी जितने RPM बनाना चाहिए। तो क्या होगा, रन इन स्लो स्पीड, धीमी गति से चलती है। रन इन हाई स्पीड, रन इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन हाँ ठीक है, DC शंट मोटर की बात किया है, DC शंट मोटर की बात की है। हमने जो केस आपको बताया ये दूसरी मोटरों के लिए है, बात किया है शंट मोटर की। तो यहाँ पे रन इन स्लो स्पीड, रन इन हाई स्पीड, रन इन द सेम डायरेक्शन। शंट मोटर है वो सेम डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ DC शंट मोटर इज इन ओपन सर्किट। यदि DC शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। What is the speed if field winding of DC शंट मोटर इज ओपन सर्किट। यदि उसके फील्ड ओपन हो गए, DC शंट मोटर है उसके वाइंडिंग जो है ओपन सर्किट में हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, रन इन वेरी हाई स्पीड, रन इन स्लो स्पीड, मोटर रन नॉर्मली। अब उसमें बोला कि फील्ड वाइंडिंग, सप्लाई वाइंडिंग नहीं, फील्ड की वाइंडिंग जो है ओपन हो गई, तो क्या होगा, मोटर हमारी उस सब केसेस में क्या चलेगी, बहुत तेज चलने लगी। रन इन वेरी हाई स्पीड। What is the speed if field winding of DC शंट मोटर इज एन ओपन सर्किट। यदि DC शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में है तो गति क्या होगी। तो गति यह होगी कि हमारे मोटर गति बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, रन इन वेरी हाई स्पीड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द रिडक्शन इन स्पीड ऑफ DC शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। नो लोड टू फुल लोड बोला है, जब लोड नहीं लगा है, नो लोड टू फुल लोड, नो लोड टू फुल लोड। फुल लोड उसका रेटेड होता है, जो भी होता है 0 से 10 15 कुछ भी हो सकता है फुल लोड पर। पूछा है नो लोड से फुल लोड, DC शंट मोटर गति कम होने का क्या कारण है। हमने बताया था DC शंट मोटर क्या होती है। DC शंट मोटर हमारी एक ऐसी जो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, इसमें नो लोड टू फुल लोड स्पीड हमारी सेम होती है। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन है, इन प्रैक्टिकल जब हम जाएंगे तो इस मोटर की स्पीड थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होती है, क्योंकि जब हमारी मोटर रनिंग करती है तो उसमें थोड़े थोड़े लॉसेस आते हैं। यदि लॉसेस आते हैं तो क्या होगा, मोटर का RPM थोड़ा सा घटेगा ना, इसकी स्पीड थोड़ी सी घटेगी ना, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी घटेगी तो वो किस कारण से घटेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस आएंगे। तो उसमें क्या बेसिक बताया था पिछले क्वेश्चन में, बेसिक जो खेल होता है हम लोग का सिर्फ आर्मेचर का खेल होता है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रेजिस्टेंस वहाँ पे जो दो होते हैं उसके कारण क्या होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, शंट फील्ड करंट इंक्रीज, शंट फील्ड करंट डिक्रीज, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज। हाँ ये देखो यहाँ पे जो होता है IaRa ये बढ़ जाते हैं, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 123 नंबर का C। चलते हैं 124 पे। विच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट। कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है।
विच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। 124 नंबर है। ओपन कॉइल टेस्ट, शॉर्ट कॉइल टेस्ट, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट, ग्राउंडेड कोर टेस्ट पूछा है। देखो यहाँ पे ओपन की है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फेज वोल्टेज लिखा हुआ है, 3 फेज वोल्टेज, और क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये सप्लाई लिखी हुई है। ठीक, ये सप्लाई हो गई। अब देखिए दोनों अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ओपन टेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ओपन कॉइल फॉल्ट टेस्ट दिया भी है। अभी हमारा शॉर्ट नहीं है तो हम ओपन कॉइल टेस्ट करेंगे, इनके और इनके बीच में कौन सा टेस्ट होगा, ओपन कॉइल टेस्ट होगा। ये किस लिए करते हैं, जो हमारी कॉइल के बीच में कोई आपस में जो कॉइल का हमारा इंसुलेशन वो फेलियर तो नहीं हो गया, किसी कारण से कॉइल में टच तो नहीं हो गई है, तो वो जानने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ओपन कॉइल फॉल्ट। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, व्हाट इज द फार्मूला। देखिए हमारी जो स्लिप होती है, स्लिप का मतलब मोटा मोटा सिर्फ ये होता है लॉसेस, स्लिप का मतलब सिर्फ मोटा मोटा ये होता है लॉसेस। ठीक, जैसे कि हम चलते हैं और हमारा पैर कहीं स्लिप हो गया, हम गिर गए, तो क्या हुआ, एक प्रकार का लॉसेस हुआ ना, हमें चोट भी लगी और जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच भी नहीं पाए। तो स्लिप का मतलब जब भी जानिए मोटा मोटा स्लिप का मतलब होता है लॉसेस। तो देखिए लॉसेस है, ये पूछा है कि व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। त्रिकला स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, अब हम जो बता रहे हैं, किसी मशीन में दिया गया इनपुट हमारा जो अब मिलता है, हमारा आउटपुट में कभी उसके बराबर नहीं होता। जैसे हमारी ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में हम वाटर फिल किए हुए हैं, अब इस वाटर को हम वापस से निकाल देते हैं तो हमने उतना पानी नहीं मिलेगा जितना हमने इसमें डाला था, 2-4-10 बूंदे बोतल में चिपकी रहेंगी। तो हमें लॉसेस हुआ ना कि हमने आउटपुट में अगर 25 ml पानी इस बोतल में भरा हुआ है, लेकिन हमें 25 ml नहीं मिलेगा, 24.3 ml मिल सकता है या 4 ml मिल सकता है, ऐसे मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हमने फिल किया हो। तो ये क्या हुआ, हमारा लॉसेस हुआ, स्लिप हुआ इस बोतल के केस में। बाकी जब मोटर के केस में होगा, हमारी जो रेटेड है आरपीएम उसके 1500 है, लेकिन जब स्लिप वहां पे आ जाएगी तो वो 1500 नहीं आरपीएम बना पाएगी, चाहे जितनी हम टर्मिनल दे दे। आइडियल केस है 1500 आरपीएम, लेकिन उतना मिलेगा नहीं, 1440 1400 आरपीएम ऐसे बना सकती है। तो जो 20 से 30 जो हमारा लॉसेस हुआ आरपीएम का, 40 आरपीएम का जो लॉसेस हुआ, इसी को हम स्लिप बोलते हैं। ये कैसे निकालेंगे, जो हमारा लॉसेस है, लॉसेस हमारा कैसे निकलेगा, लॉसेस निकलेगा इनपुट माइनस आउटपुट, ऐसे कर देंगे, इनपुट माइनस आउटपुट कर देंगे तो हमारा लॉसेस निकल आएगा। जैसे हमने इनपुट में दिया 5 और आउटपुट में हमें मिला 3, ठीक है। तो जो हमारा लॉसेस हुआ, जो हमारा इनपुट था, इनपुट में हमने कितना दिया, 5 एम्पियर किसी सिस्टम के लिए, ठीक है। आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, आउटपुट हमें 3 एम्पियर मिल रहा है किसी मशीन के केस में। तो क्या हुआ, अब हम कैसे निकालेंगे लॉसेस फाइंड करने के लिए, जो लॉसेस है हमारा, लॉसेस कैसे फाइंड होगा, 5 - 3 बराबर 2 एम्पियर का हमें लॉसेस हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि जो हम स्लिप है, स्लिप का मतलब लॉसेस होता है, कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे दिया है, जो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा इसमें, कौन सा, NS - NR। NS हमारी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, NR क्या है, कह सकते हैं रोटर स्पीड कह सकते हैं इसको, ठीक है। NS हमारी सिंक्रोनस स्पीड है मोटर की, वो हमारी रोटर स्पीड है। या ये बोल दीजिए कि सिंक्रोनस स्पीड हम इसलिए बोल देते हैं, कभी कभी इसको हम समझने के लिए स्टेटर स्पीड भी बोल सकते हैं। स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड, स्टेटर में जो हमने दिया, रोटर में जो हमें मिला, अगर दोनों घटा दे तो हमारी स्लिप निकल आएगी, ठीक है। तो जो हमारी, इसको हम कभी कभी सिंक्रोनस स्पीड इसलिए बोल देते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कभी जो है एक ऐसी कंडीशन आती है जो लगभग सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करने लगती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर की भांति पूरा बिहेव नहीं कर पाती है, मतलब पाने ही वाली होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन पाती नहीं, कभी पीछे ही चलती है, क्योंकि उसमें स्लिप होती है, उसका सिंक्रोनिक में लॉक नहीं हो पाता है। सिंक्रोनस में क्या होता है, हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी स्लिप क्या होगी, ये होगी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, ये स्टार्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टॉप।
ठीक है। लिखा है इंचिंग कंट्रोल सर्किट ऑन रिमोट कंट्रोल सर्किट, ऑन रिमोट कंट्रोल, ऑफ रिमोट कंट्रोल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल। तो जो हमारी ये सर्किट दी हुई है ये इंचिंग कंट्रोल सर्किट दी हुई है। इंचिंग और जॉगिंग दो होता है। इंचिंग और जॉगिंग बेसिकली खेल ये है कि मोटर को हमें जब कभी कभी नियंत्रित करना होता है, स्टॉप करना होता है, तो उसके लिए हम इंचिंग और जॉगिंग का यूज करते हैं। जॉगिंग और इंचिंग में कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन 1 मिनट में 5 बार से ज़्यादा इंचिंग और जॉगिंग हमें नहीं करनी चाहिए। इससे होता यह है कि मोटर का हमारा जो इंसुलेशन है, मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो हीट ज़्यादा होने लगता है। बार बार अगर हम उसमें करेंगे, ट्रिप करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, तो हमारा जो वाइंडिंग इंसुलेशन है फेलियर हो सकता है। तो हमें जो इंचिंग करनी चाहिए 1 मिनट में 5 बार से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इंचिंग का मतलब क्या होता है, मोटर को एक प्रकार से नियंत्रित करने के लिए हम यूज करते हैं इंचिंग कंट्रोल का। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है व्हिच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखो इसके लिए हमने बताया था एक फार्मूला होता है थीटा एम इक्वल टू थीटा ई अपान पी। ये थीटा एम मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल डिग्री है, वो इलेक्ट्रिकल डिग्री है और उसका फार्मूला है, लेकिन उसका यहाँ पे विशेष मतलब नहीं है। जो हमारा मेन फार्मूला होता है वो होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू स्लॉट की संख्या, 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, 180 इंटू अच्छा वही दिया है 180 अपान नंबर ऑफ स्लॉट। नहीं, ये सही है। हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है थीटा ई, थीटा इक्वल टू क्या हो जाती है 180 इंटू पी नंबर ऑफ पोल। इस फार्मूले से अभी हो सकता है कि इस फार्मूले का यूज आगे की न्यूमेरिकल में हम लोग करें तो वहां देख लेंगे। ये इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 इंटू पी। पी हमारा क्या है नंबर ऑफ पोल। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है जो दिया हुआ है। आपको बता दें कि जो हमारे स्टार्टर होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, अभी फिलहाल बता रहे हैं। बाकी स्टार्टर के अलग अलग अगर उसमें थोड़ी थोड़ी चेंज कर दें तो सेमी ऑटोमेटिक, हैंड ऑपरेटेड, सब अलग अलग कई सारे हो जाए। लेकिन मेनली जो होता है हमारा स्टार्टर 3 प्रकार का होता है, जैसे DOL स्टार्टर, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। 0 से 5 HP, 0 से 5 HP की मोटर के लिए 0 to 5 HP, 0 to 5 HP के लिए क्या करते हैं हम, कौन सा यूज करते हैं DOL स्टार्टर। आप लोग लिख लीजिएगा, काम आएगा DOL स्टार्टर, DOL। और 5 से 20 HP तक 5 to 20 HP, 5 to 20 HP के लिए कौन सा यूज करते हैं स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। और 20 HP से ऊपर के लिए एबव 20 HP, 20 HP से एबव 20 HP, 20 HP से ऊपर के लिए एबव 20 HP कौन सा यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये चीज आप माइंड में रखिएगा। जो दिया हुआ फिगर है ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का फिगर दिया हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है, तो ये हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इसका सूत्र होता है NS इक्वल टू 120 F। अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे हम सिंक्रोनस स्पीड की, NS इक्वल टू 120 F बाई P। ठीक है, NS इक्वल टू 120 F बाई P। हमारा जो है F क्या है, F हमारा फ्रीक्वेंसी है, F हमारा फ्रीक्वेंसी है, P हमारा पोल है और NS हमारी सिंक्रोनस स्पीड है जिसकी अभी चर्चा हमने पीछे किया हुआ है, ये दिया है N हमारी सिंक्रोनस स्पीड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा NS, इसको NS बोलते हैं। NS इक्वल टू 120 F अपान P जो दिया हुआ है। राइट आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है, पहला नंबर, NS इक्वल टू 120 F बाई P। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो व्हाट इज द फ्यूज रेट रन एट 10 HP। जो हमारा देखिए अलग अलग बुकों में अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, अलग अलग बुकों में अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया है। कहीं पे बोला है 1.5 गुना होती है फ्यूज रेटिंग, कहीं पे बोला है 2.5 गुना होती है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे हमारे आंसर कैसे हैं। बेसिकली जो लाइट फैन सर्किट है उसके लिए 1.5 गुना लेते हैं, लेकिन जो हमारा
एक BIS रूल कहता है या स्टैंडर्ड कहता है 1.5 से 2.5 गुना के बीच में होती है। तो यहाँ पे अगर 1.5 गुना लेके हम फॉलो करेंगे 10 HP मोटर के लिए, 10 HP मोटर के लिए अगर हम 1.5 गुना लेंगे तो 10 × 1.5 तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा 15 एम्पियर हो जाएगा। यदि 10 × 2.5 लेंगे तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 25 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने बोला लाइट फैन सर्किट जो हमारी होती है उसके लिए अगर हम 1.5 गुना लेते हैं और जो हमारी पावर सर्किट है उसके लिए 2.5 गुना लेते हैं, तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 10 HP। 10 HP का मतलब होता है पावर सर्किट, क्योंकि 3 फेज मोटर है। 10 HP जब होती है तो 3 फेज अपने आप हो जाता है, 3 कला प्रेरण मोटर दिया हुआ है ना 3 फेज। जब 3 फेज होगा 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 फेज प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज रेटिंग क्या होगी? अब यहाँ पे बात कर दिया इसने पावर सर्किट की। पावर सर्किट का मतलब क्या हो गया? 10 × 2.5। तो ये कितना आएगा आंसर इसका? राइट 25 एम्पियर। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे इन अपने हिसाब से, भाई आपका निमी पैटर्न में वहां पे जो आंसर दिया है उसको देख लीजिएगा, लेकिन जो बेसिकली बताया आपको हमने 1.5 to 2.5 ये इसकी बीच की है, यहाँ पे लिया होता है अलग अलग। उस अगर 1.5 गुना लेगा तो 15 एम्पियर सही हो जाएगा, 2.5 गुना लेगा तो 25 एम्पियर सही हो जाएगा। देखने वाली बात होती है कि आपके आंसर में क्या दिया हुआ है। जब भी आप पेपर में जाइए तो आप एक बार अपने आप को अपडेट करके जाइए, चीजें समय समय पे बदलती रहती हैं। उसके बाद पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्टेक्ट मार्क्ड एज संपर्क का नाम क्या है, जिसे एक वही बोले थे, जब कोई एक स्पेशल एरिया दे देता है पूछता है इसका नाम क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये रिले लिखा हुआ है, रिले लिखा है। ये लिखा है नो वोल्ट कॉयल, NBC बोलते हैं, नो वोल्ट कॉयल। और ये दिया हुआ है फ्यूज। ठीक है, ये आपका फ्यूज है, ये आपका फ्यूज है, ये ऑफ कंट्रोलिंग के लिए। और ये दिया हुआ है, ये कांटेक्ट दिया हुआ है, ये दोनों कांटेक्ट हैं। पूछा है कि जो देखिए जो कांटेक्ट है अभी समय क्या है, ये हम देखें तो इस समय अगर फिगर में दिखाया हुआ है, देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं, NC और NO। NC और NO, NC हमारी होती है नॉर्मली क्लोज्ड, और NO क्या होती है? नॉर्मली ओपन। NC और NO हमारे क्या होते हैं? नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। इन कभी कभी पेपर में अगर NC NO लोग दे तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इनका दोनों का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है परमानेंटली नहीं है। इसको हमारी कौन सा पूछा? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्टेक्ट मार्क एट एस, उस चिन्ह का नाम बताइए जिसको X के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्ट, स्टार डेल्टा सर्किट ऐसे होती है, वो यहाँ पे नहीं है। स्टार डेल्टा का सर्किट अगर बताएं, स्टार कॉन्टेक्ट नहीं है, वो दोनों नहीं है उनका केस। चलिए ठीक है, स्टार में आपका ये कनेक्शन होता है, डेल्टा में आपका ये कनेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सा है? देखिए कभी कभी होता है हमें ऑपरेट करने के लिए सर्किट को 2 कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं, मेन कॉन्टैक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज इसलिए करते हैं हमको केवल स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए, सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। कुछ देर बाद हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारा फैन है, फैन को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। जो हमारे घर में मोटर है सिंगल फेस की होगी आपके यहाँ, या 0.5 HP की होगी, जो घर में समरसेबल है, उसके लिए आप एक कैपेसिटर यूज करते हैं स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है आप उसके बारे में सब जानते हैं। तो उसके बाद जो हम अभी कई सी मोटरें होती हैं, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऐसे कई सारी मोटरें होती हैं जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जिसके द्वारा से जो मेन हमारा 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, तो एक कैपेसिटर को कुछ देर बाद हटा देते हैं, नॉर्मल दूसरी कैपेसिटर चलती रहती है। तो जो हमारे यही होता है मेन कॉन्टैक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का ये होता है स्टार्टिंग के समय काम करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उनका काम खत्म हो जाता है, उनको हम लोग अलग कर लेते हैं। जो हमारा सिस्टम दिया हुआ होता है उससे हम अलग हो जाते हैं, प्लंजर होता है वहां से अलग हो जाते हैं। तो हमारा ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये वाला, इसका राइट आंसर सी है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज द टाइप ऑफ AC मोटर स्टार्टर वाइंडिंग। AC मोटर स्टार्टर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, सिंगल लेयर डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, इनवैल्यूट कॉयल वाइंडिंग, जटिल कुंडल वाइंडिंग, डायमंड कॉयल वाइंडिंग। 132 नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पूछा ये कौन सी वाइंडिंग है, AC मोटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है।
ठीक है। 132 नंबर है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग। देखिए जो हमारी वाइंडिंग, देखिए वाइंडिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, या तो हमने वाइंडिंग की हुई है या तो फिर वाइंडिंग के बारे में हम बेहतर तरीके से जानते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन देखकर ही हम जान जाएं। तो इसका जो वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन दे रहा होगा आपके घर में, अपने कंस्ट्रक्शन से जानने की कोशिश करिए कि जो हमें ये दिख रहा है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अब देखिए इसमें जो लेयर है वो सिंगल है, देखिए डबल लेयर की बात नहीं किया है, सिंगल लेयर बोला है, सिंगल लेयर बोला है। तो आपके जो लेयर हैं उस ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आप जिसने ये वाइंडिंग देखी तो देखते ही जान जाएगा कि ये सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है थोड़ी बहुत बास्केट जो हमारी होती है टोकरी घर में उससे मिलती जुलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, पूछा विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप। अभी हमने स्लिप निकाला, जैसे स्लिप आपने निकाला, हमने स्लिप निकाला था NS माइनस NR, ठीक है, ये हमारी स्लिप आई थी NS माइनस NR, हमने स्लिप निकाल ली थी। अब बोल रहा है परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए, तो परसेंटेज स्लिप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज स्लिप निकाल लेंगे, परसेंटेज स्लिप निकालेंगे, उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारी परसेंटेज स्लिप निकल आएगी। तो इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नियंत्रण सर्किट प्रचालन में उपयोग किया जाता है, विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। कौन सा जो है ऑपरेशन कंट्रोल सर्किट में यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे इंचिंग दिया है, रिमोट कंट्रोल दिया है, सीक्वेंशियल कंट्रोल दिया है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल दिया है। फॉरवर्ड रिवर्स देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टॉप, ये लिखा हुआ है स्टार्ट, ये लिखा है वो स्टॉप, ये लिखा हुआ है स्टार्ट। रिमोट कंट्रोल, इंचिंग, सीक्वेंशियल कंट्रोल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल, ये दिया हुआ है आपका 134 नंबर। अभी हमने चर्चा करी थी इंचिंग और जॉगिंग की। इंचिंग और जॉगिंग क्या होता है, इंचिंग और जॉगिंग हमारे मोटर को जो है नियंत्रित करने के लिए यूज करते हैं। 1 मिनट में 5 बार से ज़्यादा हमें जो है जॉगिंग या इंचिंग का यूज नहीं करना चाहिए। इंचिंग और जॉगिंग में विशेष फर्क नहीं है, मैं जब आऊँगा क्या बोलते हैं कभी थोड़ा समय लेकर इसका डिटेल एनालिसिस कर लूँगा। जॉगिंग और इंचिंग एक ही चीज़ होती है, हम मोटर को नियंत्रित करने के लिए कभी कभी यूज करते हैं। बार बार बता रहे हैं कि 5 बार से ज़्यादा हमें इंचिंग जॉगिंग नहीं करनी चाहिए 1 मिनट में, ठीक है। तो जो हमारी सर्किट दी हुई है ये कौन सी है, ये हमारी इंचिंग सर्किट दी है, ठीक है, इंचिंग सर्किट। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या पूछा, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन पूछा हुआ है। फेज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का मतलब आप तो सब जानते हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित की गई, मतलब एक जगह से हटाई गई तो वहाँ से स्थापना का विलोम अगर देखेंगे तो विस्थापना। जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का विलोम होता है तो उसमें जो है एक लगा देते हैं तो कहते हैं विलोम, अनुलोम विलोम पढ़े या कुछ थोड़ा सा होता है, एक उसका जस्ट रिवर्स स्थापना, उसको वहाँ से हटाना, इसका मतलब विस्थापना। आपने विस्थापन और दूरी खूब पढ़ी होगी तो जानते हैं, 2 बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और मार्ग में चली गई कुल लंबाई को दूरी का ऐसे कुछ पढ़ा होगा, खैर उसका मतलब नहीं है यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन 3 फेज मोटर, 3 फेज मोटर के लिए क्या होता है बताए ना कि फेज शिफ्ट हमारा जो 360 बनता है, 360 हमारा कितना आएगा 120, ये हमारा फेज शिफ्ट होगा। तीनों में फेज जो हमारा फेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बराबर करते हैं अपने फेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे होगा व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच का कला विस्थापन क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ये थे आज के हमारे शानदार धुआंधार जोरदार क्वेश्चन। उसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ 136 के साथ। अगर आपको चैनल से जानकारी मिल रही है तो इस चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग सुविधाओं से वंचित हैं उनको भी ये लाभ मिल सके। जय हिंद।